हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंस के बारे में। लास्ट वीडियोस में हमने इन दोनों टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। आज ऐसा समझ लो कि बस उसका रिवीजन होने वाला है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं जैसे कि लास्ट वीडियोस में बता चुकी हूँ, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं वो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपना खूब सारा प्यार हमें दें। और इस चैप्टर के आपको जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। स्टार्ट करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन से। एरोबिक रेस्पिरेशन में पहला पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही होती है। अगर हम देखें वर्ड एरोबिक, एरोबिक का मतलब ही होता है हमारे पास एयर, एयर यानी कि ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन लेंगे तभी तो हम रिस्पायर कर पाएंगे, तो हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एन वर्ड है वो डिनोट कर रहा होता है एब्सेंस को। वहीं एरोबिक जो एरोबिक है वो डिनोट कर रहा होता है ऑक्सीजन को, या हम कह सकते हैं एयर को। तो यहाँ पर क्या होगा, एयर की एब्सेंस में हमारे पास ये रिएक्शन परफॉर्म हो रही होगी। तो बेसिकली ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है, ऑलवेज रिलीज CO2। ये क्या बता रहा है कि हमारे पास इस रिएक्शन में जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी इसमें CO2 रिलीज हो रही होगी। वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन में मे और मे नॉट बी रिलीज CO2। यहाँ पर CO2 रिलीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। CO2 कैसे रिलीज हो रही है, तो हमारे पास एक रिएक्शन है। ये हमारे पास एक रिएक्शन हो गई। हमारे पास क्या करते हैं, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यानी कि C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। और इसमें जो रिएक्शन परफॉर्म हो रही होती है उसमें क्या होता है, हमारे पास 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हमारे पास निकलते हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकलता है और हमारे पास एनर्जी निकल रही होती है। और इसमें एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है, हमारे पास ATP के फॉर्म में हमारे पास एनर्जी निकल रही होगी। तो हमारे पास इसमें क्या निकला, CO2 निकला। वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास क्या होता है, ये रिएक्शन परफॉर्म हो रही होती है। वो क्या होती है, इसमें हमारे पास क्या होता है, वही सेम ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा C6H12O6। इसमें हमारे पास क्या निकलता है, इथेनॉल। इथेनॉल मतलब इत मतलब कि 2 कार्बन C2, और यहाँ पर वैलेंसी कंप्लीट करते हैं हाइड्रोजन इसके बॉन्ड करके। फिर उसके बाद आता है हमारे पास 5, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे। और ऑल माने कहाँ पर आता है, हमारे पास अल्कोहल में। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, इथेनॉल का। और हमारे पास CO2 निकलती है और हमारे पास एनर्जी निकलती है। ये CO2 हमारे पास एनवायरनमेंट में रिलीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये टोटली डिपेंड होता है हमारे ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेशन के ऊपर। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में बताता है, इट प्रोड्यूस वाटर। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास क्या होता है, वाटर प्रोड्यूस हो रहा होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में इट डज नॉट प्रोड्यूस वाटर, इसमें वाटर प्रोड्यूस नहीं होता है। वही सेम चीज़ है, अगर हमें हमारी रिएक्शन याद रहे तो हमें ये चीज़ें, ये छोटे छोटे पॉइंट्स खुद से याद हो जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या है, वाटर रिलीज हो रहा है, ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या निकल रहा है, हमारे पास इथेनॉल निकल रहा है, C2H5OH रिलीज हो रहा है। यहाँ पे वाटर रिलीज होगा, यहाँ पर इथेनॉल रिलीज होगा। ठीक है। और एक पॉइंट ऐसे भी बन सकता है, इट डज नॉट प्रोड्यूस इथेनॉल, इट प्रोड्यूस इथेनॉल। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, पॉइंट्स बढ़ जाएंगे थोड़े। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, इसमें एनर्जी है हमारे पास। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। क्योंकि हमारे पास जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इसकी 2 साइड्स होती हैं, एक तो साइटोप्लाज्म होती है और एक माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो हमारे पास इसमें टोटल जो एनर्जी निकल रही होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 38 ATPs हमारे पास निकल रही होंगी। वहीं अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की तो उसमें हमारे पास सिर्फ 2 ATP ही निकलती हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है, इट प्रोड्यूस मच मोर एनर्जी। मतलब इसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारे पास निकल रही होती है। होल एनर्जी प्रेजेंट इन ग्लूकोज, मतलब एक ग्लूकोज के अंदर, यानी कि ये जो हमारा मॉलिक्यूल है इसके अंदर हम जितनी हम एनर्जी निकाल सकते हैं उतनी एनर्जी हम इसको पूरी निकाल देते हैं और उससे हम मैक्सिमम अपना प्रोडक्शन करते हैं एनर्जी का।
वहीं हमारे पास अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो ये रिएक्शन हमारी एनारोबिक रिएक्शन की है। इसमें हमारे पास क्या हो रहा था, अब मैं लास्ट वीडियोस में मैंने बताया भी था आपको कि ये क्या करता है, सिर्फ 5% एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। कितनी होती है, सिर्फ 2 एटीपीज होती है। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ। इट यील्ड और इनऑर्गेनिक एंड प्रोडक्ट ओनली। ये क्या करता है, इनऑर्गेनिक एंड प्रोडक्ट निकालता है। और इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिक एंड प्रोडक्ट हमारे पास निकलता है विद और विदाउट इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट। इसमें हमारे पास ऑर्गेनिक तो निकलेगा, पर लेकिन इनऑर्गेनिक उसके साथ हो भी सकता है और उसके साथ नहीं भी हो सकता है। अभी हम देखते हैं अपना सिक्स पॉइंट। इट इज़ फाउंड इन मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स। ये हमारे पास किस में मिल रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। तो मेजॉरिटी हमारे पास एनिमल्स में भी होगा और प्लांट्स में भी होगा। वही हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इट फाउंड इन सम पैरासाइटिक वर्म्स। ये हमारे पास जो पैरासिटिक वर्म्स होते हैं, यानी कि जो हमारे पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि आप एक होस्ट के अंदर रह रहा होता है, वहीं पर खाना पीना कर रहा होता है। तो उसमें हमारे पास कौन से एग्जांपल्स आ जाते हैं, एस्केरिस और हमारे पास टीनिया। ये क्या होता है, हमारे पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं। और फिर हमारे पास कौन सा होता है, बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया भी क्या करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा होता है। यीस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल्स में लास्ट में बताया था, बैक्टीरिया और यीस्ट इसके मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन में हो रहे होंगे। और एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो एनारोबिक बैक्टीरिया तो हम भूल ही नहीं सकते। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स थे जो मैंने अपनी एरोबिक रेस्पिरेशन की वीडियो में डिटेल में बताए हैं, एक ट्रिक से याद भी कराए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं फिर से बताऊंगी तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप प्लीज़ जाकर एनारोबिक रेस्पिरेशन की वीडियो में वो एग्जाम्पल्स को वहाँ से याद कर लें। आपको याद हो जाएगा, मैंने एक ट्रिक से समझाया। ओके। अभी हम देखते हैं सेवेंथ पॉइंट को। सेवेंथ पॉइंट में क्या है हमारे पास, अकर इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन में दो जगह पर हो रहा था, एक तो साइटोप्लाज्म में हो रहा था और एक हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था। और वहीं हमारे पास जो एनारोबिक रेस्पिरेशन था वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में हुआ था, क्योंकि जब साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना था तो हमें किसकी जरूरत पड़ रही थी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी। तो जिसके पास ऑक्सीजन था वो तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया, और जिसके पास ऑक्सीजन नहीं था वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर नहीं कर पाया था। तो वहीं यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें याद हुई, एक तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। इसके पास ऑक्सीजन था ही नहीं तो यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा पाया, तो इसने सिर्फ कहाँ पर किया, हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये रिएक्शन परफॉर्म हुई। 8 में हमारे पास देखते हैं, ईच मॉलिक्यूल जो हमारे पास ग्लूकोज का था उसमें क्या हो रहा था, हमारे पास 38 मॉलिक्यूल एटीपी के हमारे बन रहे थे। वहीं हमारा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन था उसमें हमारे कितने मॉलिक्यूल बने, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बने। यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा बनी और यहाँ पर एनर्जी थोड़ी कम ही बनी। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, इस लेक्चर के नोट्स अपना प्रिंट निकलवाना मत भूलना और ज्वाइन करना मेरा टेलीग्राम चैनल। थैंक यू, बाय बाय।